हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करते हैं 10th क्लास का जो भूगोल का आपका फर्स्ट चैप्टर है संसाधन और विकास के बारे में बात करेंगे। भाई संसाधन होते क्या हैं? सबसे पहले संसाधन किसे कहा गया? भाई संसाधन होते नहीं। संसाधन क्या है? मनुष्य की आवश्यकता के अनुसार क्या है बनाए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू जिमरमैन संसाधन मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे आपकी बुक में बताया गया है, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती है, जो और जिसके बनाने में प्रौद्योगिकी या कोई टेक्नोलॉजी का यूज होता है, जो आर्थिक रूप से संभव और सांस्कृतिक रूप से क्या है मान्य है, वो क्या एक संसाधन है। ये हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरण प्रक्रिया प्रकृति प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के पारस्परिक क्रियात्मक संबंध में क्या है निहित है या उसमें सम्मिलित है या शामिल है। मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का क्या है निर्माण करते हैं। इसके बारे में बताया भाई संसाधन और विकास। भाई संसाधन क्या होता है उसकी डेफिनेशन दी गई है। वो चीज़ें या वो वस्तुएं जिससे क्या है मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हो, वो क्या है आपका संसाधन है। जैसे एक डायग्राम के रूप में दिखाया गया भौतिक पर्यावरण जो आपका प्रकृति प्रौद्योगिकी और संस्थाएं और इनके बीच में क्या आपका मानव हुई, ये सारी चीज़ आपस में क्या एक दूसरे से संबंधित है या कोरिलेट हैं। संसाधन मानव क्रियाओं का क्या होता है परिणाम होता है। आगे क्या बताया गया है आपको भाई संसाधनों का वर्गीकरण दिखाया गया है आपको। सबसे पहले देखो संसाधनों मुख्य दो तौर पर बांटा गया है, दो भागों में, प्राकृतिक और मानव। प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? प्राकृतिक संसाधन वे होते हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। उनको किसका नाम दिया गया? प्राकृतिक संसाधनों का नाम दिया गया। प्राकृतिक संसाधनों के दो प्रकार बताए हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय योग्य। नवीकरणीय संसाधन क्या है? नव प्लस करण, यानी कि वो वे संसाधन जिनको एक बार उपयोग के बाद पुनः उपयोग संभव है। फिर इनको दो भागों में बांटा गया है, सतत और जैव। सतत क्या है? कॉन्टिन्यूस, जो लगातार बह रहे हैं या प्राप्त हो रहे हैं, जैसे पवन है, जल है। ये किसका उदाहरण है? आपका नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है। फिर बात आती है आपकी जैव। जैव के अंदर क्या आता है? जैव के अंदर वे संसाधन जिनमें क्या होता है जीवन होता है। इनको भी मुख्य दो भागों में बांटा गया, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवों के अंदर इसमें क्या है बांटा गया है। फिर बात आती है प्राकृतिक संसाधनों के दूसरा जो टाइप था अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधनों को दो भागों में बांटा गया, एक पुण्य चक्रीय और दूसरा क्या है अचक्रीय। पुण्य चक्रीय क्या है? वे संसाधन जिनको एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा पुनः उपयोग उनका संभव है। जैसे धातु है, धातु से हमने लोहा बनाया है, अगर लोहे से कुछ और बनाना है तो लोहे को गर्म करके या उसको पिघला कर उसका दूसरा रूप में क्या है उसको हम परिवर्तित कर सकते हैं। लोहे से ही हम क्या खिड़कियां बना सकते हैं, ग्रिल बना सकते हैं और दूसरी चादरें भी, लोहे की चादरें भी हम क्या है उससे बना सकते हैं। अचक्रीय क्या है? अचक्रीय संसाधनों के अंदर वे आते हैं जिनका पुण्य से उपयोग संभव नहीं है। जैसे आपके जीवाश्म ईंधन, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब क्या है अनवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण हैं। फिर बात आती है भाई मानव संसाधन क्या है? वे संसाधन जिनका निर्माण क्या है मनुष्य के द्वारा किया गया है। जैसे संस्थाएं, संरचना एवं संस्थाएं और मात्रा और गुणवत्ता। भाई आपके इंस्टीट्यूशन है, जैसे आपके स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ हैं, और मात्रा और गुणवत्ता। उनमें साथ साथ मात्रा के अंदर से मतलब क्या है यहाँ पर इंसान के अंदर क्वालिटी उसके स्किल से है। भाई इंसान पढ़ा लिखा होने के साथ साथ उसमें क्या है स्किल भी होनी चाहिए, चीज़ों को परख भी होनी चाहिए। ये सब आपका क्या है वो मानव निर्मित संसाधन है। यह आपका मानवीय संसाधन का उदाहरण है। इन संसाधनों का वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है, मुख्य इनको चार भागों में बांटा गया। भाई उत्पत्ति के आधार पर, समाप्तता या समाप्ति के आधार पर, और स्वामित्व के आधार पर, और विकास के स्तर के आधार पर इनको बांटा गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर।
जैव और अजैव। जैव के अंदर क्या है, जिनके अंदर जीवन संभव है, और अजैव क्या है, वे प्राकृतिक संसाधन जिनके अंदर जीवन संभव नहीं है। जैसे हमें यहाँ बताया भी गया है, इन संसाधनों की प्राप्ति किससे है, जैव जीवमंडल से होती है, जिनमें क्या है जीवन व्याप्त है। फॉर एग्जाम्पल क्या है, मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य जीवन और पशुपालन इसके क्या है उदाहरण है। फिर बात आती है अजैव संसाधन, जिनके अंदर जीवन नहीं है या निर्जीव वस्तुओं से बने हैं, जैसे आपके चट्टान हैं और धातुएं हैं। फिर बात आती है आपके समाप्ति के आधार पर संसाधनों के कितने प्रकार हैं। इन्होंने इनके 2 प्रकार बताए हैं भाई, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन क्या है, जैसे आपको पहले भी बताया गया है, जिनका वे संसाधन जिनका एक बार उपयोग के बाद पुनः चक्र संभव है, उनको दोबारा से प्रयोग में लाया जा सकता है, वो सब क्या है आपका नवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण है। जैसे आपकी सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, वन और वन्य जीव है। इन संसाधनों को सतत व प्रवाह संसाधनों के रूप में भी विभाजित किया गया, जैसे हमने ऊपर चित्र के अंदर इनको देखा था। फिर बात है अनवीकरणीय, वे संसाधन जिनको एक बार उपयोग के बाद पुनः चक्रण का संभव नहीं है, अगर है तो उसको बनने में लाखों हजारों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, वो सब आपका क्या है अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। जैसे कि हमने ऊपर तालिका में या इस टेबल के अंदर इनको देखा और समझा था। फिर बात आती है संसाधनों के वर्गीकरण के स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर इनको बांटा गया व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। भाई व्यक्तिगत के अंदर क्या आता है, देखो पहले सबसे पहले हम यहाँ समझते हैं व्यक्तिगत संसाधन हो जिस पर एक व्यक्ति का अधिकार हो। सामुदायिक संसाधन क्या है, जिस पर एक व्यक्ति का अधिकार न होकर पूरे समुदाय का अधिकार हो। जैसे आपके गांव के अंदर हम देख सकते हैं, हमारे जोड़, तालाब, पार्क, स्टेडियम, सरकारी स्कूल की बिल्डिंग, ये सब क्या आपका सामुदायिक स्वामित्व संसाधन का उदाहरण है। फिर है राष्ट्रीय, वे संसाधन जिनके ऊपर राष्ट्र का पूरा प्रभाव होता है या राष्ट्र का पूरा हक होता है। फिर है अंतर्राष्ट्रीय, वे संसाधन जिन पर एक राष्ट्र की सीमा से लगता हुआ उसका जो क्षेत्र बांटा है उस पर उसका अधिकार है, या एक देश की मान लो इंडिया के आगे यहाँ से लेकर जो इसका जो ये हिस्सा है 200 किलोमीटर के बाद जो मान लो ओशन है का जो पार्ट है, भारत अपने 200 किलोमीटर की सीमा के अंदर है तो संसाधनों का दोहन कर सकता है, लेकिन उसके बाद जो सीमा प्रारंभ होती है उस पर भारत का न हक होकर पूरे विश्व का हक होता है। 200 किलोमीटर क्या आपका इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र इसको नाम दिया गया है। अब इसके बारे में देखते हैं इन्होंने क्या बताया गया है भैया। व्यक्तिगत संसाधन क्या है, आपके निजी स्वामित्व के संसाधन होते हैं। देखो गांव के अंदर जैसे इन्होंने बताया है बहुत से लोग क्या है भूमि के मालिक होते हैं, और कुछ घर और जायदाद के शहरों में कुछ भूखंड घरों और अन्य जायदाद के मालिक होते हैं। बाग, चारागाह, तालाब और कुओं का जल आदि संसाधनों के निजी स्वामित्व के क्या हैं उदाहरण हैं। फिर क्या कहते हैं सामुदायिक है, वे संसाधन जिस पर एक मनुष्य का हक न होकर पूरे समुदाय या समाज का अधिकार हो। जैसे आपको गांव की समलात भूमि, चारण भूमि, शमशान भूमि, तालाब इत्यादि इसके क्षेत्र हैं। यह नगरीय क्षेत्र में देखें पार्क, पिकनिक स्थल और जल के मैदान आदि भी किसके अंदर आते हैं, आपके सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन के अंदर आते हैं, जो सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन है आपके। फिर है राष्ट्रीय संसाधन, भाई तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन क्या है राष्ट्रीय हैं। देश की सरकार को कानूनी अधिकार है व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हितों के लिए अधिग्रहित या ग्रहण कर सकती है, अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर उनको ले सकती है। जैसे सरकार जब सड़कें, नहरें, रेलवे लाइन चाहती है तो लोगों की जो भूमि होती है उनको भी अधिग्रहण करती है भी, ताकि और समाज का भी उन चीज़ों के द्वारा उनका क्या है भलाई का काम किया जा सके। सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन सभी क्या है राष्ट्रीय सीमा के अंदर आते हैं।
और 12 समुद्री मील यानी 22.2 किलोमीटर महासागरीय क्षेत्र भूभागीय क्षेत्र इसमें पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्र की संपदा है। यानी कि अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो यहाँ से इसके विशेष क्षेत्र 22 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो उस पे उस राष्ट्र का संसाधनों पर राष्ट्र का अधिकार है। इसे आगे देखो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, जैसे 200 समुद्री मील से दूरी के उसमें बताया गया आर्थिक क्षेत्र के उसमें दिखाएगा जो महासागर हैं आपके 200 किलोमीटर की किसी देश की तटरेखा से आगे, या जो उसका विशेष जोन है 22 किलोमीटर के बाद आगे जो 200 किलोमीटर का क्षेत्र है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, मान लो इंडिया से पहले 22 किलोमीटर और उसके बाद जो 200 किलोमीटर का क्षेत्र है ये इंडिया का पार्ट है, लेकिन जो इससे वाला समुद्र का आगे वाला भाग उस पर है भारत का अधिकार न होकर पूरे वर्ल्ड का अधिकार होता है। उसमें कोई भी समुद्र से अपना संसाधनों का आर्थिक दोहन कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको ये देखो इंडेक्स के अंदर दिया गया है भाई हिंद महासागरीय तलहटी में मैग्नीज ग्रंथियों का खनन करने का अधिकार है। जो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन हैं जो सीमा होती है किसी देश की बाउंड्री की वो अलग अलग देशों में अलग अलग होती है। जैसे भारत के अंदर 200 किलोमीटर दी हुई है, यूएसए के अंदर अलग है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपको अलग देखने को मिलेगी। फिर बात आती है विकास के आधार पर संसाधनों की। भाई स्वाभाविक संसाधन क्या? वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान तो है लेकिन उनका उपयोग नहीं किया जा रहा। भाई संभावना है कि भविष्य में वहाँ पर ये सब संसाधन पाए जाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर बताया गया है कि भारत के पश्चिमी भाग विशेषकर राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार क्या है संभावना है, लेकिन इनका सही ढंग से प्रयोग नहीं किया जा रहा। फिर बात आती है विकसित संसाधन। वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है या जिनकी हमें पूर्ण मात्रा ज्ञात है और प्रौद्योगिकी के आधार पर उनका हमने पूरी तरह से विकास कर लिया है, वो आपके क्या है विकसित संसाधन है। विभंडार के आधार पर क्या कहता है पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति तो करते हैं परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उनका उसकी पहुंच से क्या है बाहर है। आपको इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि भाई संभावना है भारत के अंदर पेट्रोलियम मिलने की और भी ज़्यादा मात्रा में, लेकिन प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी के अभाव में हम उन क्षेत्रों का प्रयोग नहीं कर सकते। भंडार तो मौजूद है लेकिन तकनीक के अभाव में या प्रौद्योगिकी के अभाव में हम उनका अच्छी तरीके से प्रयोग नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल जैसे भविष्य का ईंधन किसको कहा? हाइड्रोजन का हो। एक समय ऐसा आएगा जब हाइड्रोजन से चलने वाली कारें आज के इस भौतिक युग में हमें देखने को मिलेंगी। जैसे एग्जाम्पल दिए जल के दो गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। हाइड्रोजन गैस ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है, लेकिन हमारे पास क्या है अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है। संचित कोश में क्या कहता है यह संसाधन भंडार का हिस्सा जो उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है। भाई संचित कोश क्या है? उन संसाधनों का हमारे पास भंडार तो है लेकिन हम टेक्नोलॉजी के आधार पर उनका वर्तमान में प्रयोग लाया जा रहा है, परंतु इनका उपयोग अभी प्रारंभ नहीं हुआ है। कहने का आशय क्या है भाई आपका संचित कोश के अंदर है, ये किसका भाग है? ये भंडार संसाधन का ही भाग है, लेकिन वर्तमान में तकनीकी ज्ञान की सहायता से इसका प्रयोग में लाया तो जा सकता है लेकिन अभी इसका प्रयोग में लाया नहीं जा रहा है। जैसे भविष्य में इसका उपयोग भविष्य में आवश्यकता पूर्ति के लिए किया जा सकता है। भी नदियों पर डैम बनाने के बाद वो वहाँ से जल से विद्युत बनाई जा सकती है या बनाई जा रही है। इस प्रकार बांधों जल वन आदि संचित कोश है जिनका क्या प्रयोग भविष्य में किया जा सकता है। आगे क्या कहता है देखो, फिर बात आती है संसाधनों के विकास की। भाई जो आपको प्रकृति से हमें संसाधन प्राप्त हुए हैं उनकी जीवन गुणवत्ता को बनाए रखना भी क्या है मनुष्य का काम है, लेकिन आज वर्तमान में बहुत सी ऐसी समस्याएं पैदा हो गई जिससे प्राकृतिक संसाधनों का क्या है विनाश हो रहा है। भाई मनुष्य इनका क्या है अंधाधुंध प्रयोग कर रहा है। कुछ व्यक्ति लालचवश वन संसाधनों का ह्रास करते हैं। संसाधन समाज में कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए जिससे समाज क्या है दो हिस्सों में बट गया, एक अमीर और गरीब के उसमें बट गया है। आगे क्या कहता है देखो, जब लगातार पर्यावरण को नुकसान पहुंचा जा रहा है तो उससे क्या है दूसरे खतरे भी पैदा हो सकते हैं। संसाधनों अंधाधुंध शोषण से वैश्विक
पारिस्थितिक संकट पैदा हो सकता है, जैसे भूमंडलीय तापमान, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत को नुकसान हो रहा है, पर्यावरण और दूसरी चीज़ें भी इससे प्राप्त या इनके कारण प्रदूषित हो रही हैं। जैसे भी आपके इनके कारण वायु प्रदूषण और दूसरे प्रदूषण भी जन्म ले रहे हैं। मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों के समाज में न्याय संगत क्या है, बंटवारा होना चाहिए। और यदि कुछ ही व्यक्ति और देशों के द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी रहता है तो हमारी पृथ्वी का भविष्य क्या है, खतरे में पड़ सकता है। इसलिए हमें इसके विकास के लिए क्या है, सतत पोषणीय विकास की आवश्यकता है। अभी ऐसा विकास, अभी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना एक ऐसा विकास करना जिससे वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता पूरी होती रहे और आने वाली जो भविष्य की पीढ़ी है उसकी भी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके, वो उसको क्या कहा गया, वही सतत पोषणीय विकास का नाम में दिया गया है। जैसे ये बताया गया आपका रियो डी जनेरियो, जो पृथ्वी से संबंधित जो सम्मेलन था सबसे पहले 1992 के अंदर ब्राज़ील के अंदर हुआ था। रियो डी जनेरो क्या है, ये ब्राज़ील का एक शहर है 1992 में। और जो ये सम्मेलन था इसको पृथ्वी सम्मेलन या अर्थ कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जाना जाता है। ये जो सम्मेलन था 3 से 14 जून तक, 3 जून से 14 जून 1992 में हुआ था और ये 3 जून से 14 जून तक वहाँ पर चला था। और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर 172 देशों ने क्या लिया था, भाग लिया था। और इसका मुख्य लक्ष्य क्या था भाई, इसका मुख्य लक्ष्य यही था कि जो वर्ल्ड के अंदर, जो अर्थ के अंदर जो क्लाइमेट चेंज आ रहे हैं उनको किस तरह से कम किया जा सकता है, और अगर इसको कम नहीं किया गया तो आगे भविष्य में और भी ज़्यादा खतरा हो सकता है। आगे क्या कहता है देखो, और इसी के अंदर आपका फर्स्ट प्रिंसिपल पर सहमति जताई गई थी। और 21वीं शताब्दी के लिए सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को क्या दी गई थी, स्वीकृति दी गई थी। एजेंडा 21 क्या था ये देखो, अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। भी जो आपका एजेंडा 21 था ये अपनाया गया था भाई ब्राज़ील के शहर 1992 के अंदर ही जो आपका रियो डी जनेरियो सम्मेलन हुआ था उसमें। इसमें बताया गया था कि प्रत्येक देश अपना सतत पोषणीय विकास के तहत अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेगा और इसी के अधीन क्या करेगा, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए पर्यावरण का विकास में सहायता करेगा। और इसमें यह भी बताया गया था जो भी देश जिससे एमिशन लेवल का स्तर जो बढ़ रहा है, विकसित देशों उनके ऊपर पाबंदियां लगाई जाएंगी, लेकिन इसके बदले में जो विकासशील देश हैं उनके ऊपर ज़्यादा पाबंदियां लगाई नहीं जाएंगी। इसी में जो आपके फोर्थ प्रिंसिपल बताए गए थे और 21वीं शताब्दी के लिए पोषणीय विकास है और एजेंडा 21 था जो उसको स्वीकृति दी गई थी। जो आपकी बात आती है सतत पोषणीय विकास की, एक नॉर्वे की प्रधानमंत्री थी जिसका नाम क्या था, ग्रो हरलेम बर्टलैंड। ये आपको आगे भी आएगा उसमें, इसमें बुक में आगे बताया गया है। इसने क्या किया था, बर्टलैंड कमीशन में इस बात को रखा गया था। फिर बात आती है आपका जो एजेंडा 21 था ये हो गया। फिर संसाधन नियोजन की बात आती है। भाई संसाधन प्लानिंग क्यों ज़रूरी है। अगर हम संसाधनों का अच्छी तरीके से प्रयोग नहीं करेंगे, एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि ये चीज़ें क्या है, समाप्त हो जाएंगी। कोई भी क्षेत्र, मान लो देश का कोई भी क्षेत्र है जहाँ पर जिन संसाधनों की प्रचुर मात्रा है, हमें उन प्रचुर मात्रा को ध्यान में रखते हुए उनका जो प्रयोग है एक सीमित मात्रा में करना चाहिए। क्यों, हो सकता है एक संसाधन तो वहाँ तो प्रचुर मात्रा, ज़्यादा मात्रा मिल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वही संसाधन क्या है उसी क्षेत्र में ना मिलने के कगार पर हो सकता है। जैसे इन्होंने इसमें बताया भी गया है। भी उदाहरण के तौर पर झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ प्रांतों में खनिज और कोयले के प्रचुर भंडार हैं, जबकि अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, परंतु मूल विकास की क्या वहाँ पर कमी है। वहीं राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों का बहुतायत है, लेकिन वहाँ पर दूसरा क्या है, जल संसाधन की वहाँ पर क्या है, कमी है। लद्दाख का शीत मरुस्थल देश के अन्य भागों में अलग थलग पड़ता है। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का भी धनी है।
परंतु यहाँ जल आधारभूत अवसंरचना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, रोड, ये सब वहाँ पर महत्वपूर्ण खनिजों की कमी भी है और उस अवसंरचना की भी कमी है। इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर सम्मिलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता होती है। अभी हमें राष्ट्र के लेवल पर, चाहे प्रांत हो, चाहे स्टेट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे गांव हो, उसके लेवल पर भी हमें संसाधनों का नियोजन करना बहुत ही आवश्यक है। भारत में संसाधन नियोजन, भाई देखो, जो संसाधन नियोजन है, जो प्लानिंग है, वो एक जटिल प्रक्रिया है और जो इसमें स्टेप दिए गए हैं, देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान करना, इस कार्य के लिए क्षेत्रीय सर्वेक्षण मानचित्र बनाना, संसाधनों का गुणात्मक और मात्रात्मक अनुमान लगाना व माप करना। इस कहने का मतलब क्या है भाई, देश के जो प्रदेश है, हमें सबसे पहले ये आइडेंटिफाई या चिन्हित करना चाहिए कि किस क्षेत्र के अंदर क्या संसाधन हमें वहाँ पर मिल रहे हैं और हम उनको किस तरीके से उनका प्रयोग कर सकते हैं और दूसरे संसाधनों को किस तरह से ज़्यादा वहाँ पर विकसित किया जा सकता है। दूसरा क्या बताया गया है इन्होंने, दूसरा क्या देखो, संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना। भाई जो आप प्लानिंग बना रहे हो, जो योजना बना रहे हो, जो टेक्नोलॉजी है, कौशल और जो आपकी संस्था है, उनके बीच क्या है, तालमेल, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। संसाधन विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय में भी स्थापित होना चाहिए। जैसे अगर देखा जाए, जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, उसके बाद जो हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उन्होंने देश को पूरे विकास के लिए उन्होंने क्या थी, पंचवर्षीय योजना उस समय पर लागू करवाई गई थी। क्यों? क्योंकि पंचवर्षीय पूरा जो देश था उस समय बहुत ज़्यादा था और जो हमारी जनसंख्या थी वो 35 करोड़ के करीब थी। अब इतनी बड़ी जनसंख्या को पेट भरने के लिए, खाद्य देने को या दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर देने को एकदम पूरे देश में संभव नहीं था। इसलिए क्या थे, आपके 5 ईयर प्लान बनाए गए, 5 पंचवर्षीय योजना बनाई गई। भाई पंचवर्षीय योजना के तहत पहले 5 साल हम इन चीज़ों को डेवलप करेंगे या कृषि क्षेत्र पर ज़्यादा ध्यान देंगे। दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंदर हम आपके जो इंडस्ट्रियल रीजन है उनको ज़्यादा डेवलप करेंगे। इस तरीके से ये क्या थी, पंचवर्षीय योजना धीरे धीरे लागू की गई थी। उसके बाद देखो किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता होना आवश्यक है, लेकिन अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी और कौशल ज्ञान नहीं है तो हम उस क्षेत्र को ज़्यादा विकसित नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कई ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ पर संसाधनों की कमी है फिर भी वो ज़्यादा विकसित हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ पर संसाधन ज़्यादा प्रचुर मात्रा में होते हुए भी वो अविकसित हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अधिकतम या जो प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी है, उसका ज़्यादा विकास नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ हम इंडिया देखें और एक एग्जांपल किसका लें, जापान का लें। जापान के अंदर जो लोहे का प्रोडक्शन है वो ना के बराबर है, फिर भी जापान क्या करता है, बाहर से स्क्रैप जो आपका कबाड़ी या जो आपका स्क्रैप बंगाल का लोहा है उसको खरीदता है और बदले में टेक्नोलॉजी के दम पर उसी लोहे को दूसरी चीज़ों में क्या है, रूपांतरित कर देता है और उसी को भारत जैसे देश में दोबारा बेचने के लिए यहाँ पर और भी ज़्यादा यहाँ से मुनाफा कमा रहा है। अगर भारत की बात करें तो भारत में उपनिवेशिक कालों से ही बहुत ज़्यादा आक्रमण हुए हैं। परंतु धीरे धीरे यहाँ पर प्रौद्योगिकी के विकास ने भी इन संसाधनों को ज़्यादा विकसित करने के लिए कुछ संस्थागत परिवर्तन भी हुए हैं। लेकिन अगर हम यहाँ देखें, भारत में विकास सामान्यतः और संसाधन विकास लोगों के मुख्यतः संसाधनों की उपलब्धता पर ही आधारित नहीं है था, बल्कि इसमें प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन और गुणवत्ता और ऐतिहासिक अनुभव का भी योगदान रहता है। इसमें फिर बात आती है आपके संसाधन का संरक्षण। भाई संसाधनों का संरक्षण, संसाधनों का बचाव क्यों जरूरी है? भाई हमें संसाधनों का इस तरीके से प्रयोग करना चाहिए कि भविष्य में भी हम उनका क्या है प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग करते रहेंगे, एक समय ऐसा आएगा संसाधन किसी के लिए उस क्षेत्र में उपलब्ध ही नहीं होगा। जैसे महात्मा गांधी ने एक बात कही थी
जो यहाँ पर जो कोटेशन दी हुई है महात्मा गांधी ने, हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी लालच की संतुष्टि के लिए यहाँ कुछ नहीं। कहने का ये मतलब ये है कि जो पृथ्वी अर्थ पर जो संसाधन उपलब्ध हैं, मनुष्य उनसे अपना पेट तो भर सकता है, लेकिन अगर वो लालचवश उनको को ज़्यादा मात्रा में उनको बढ़ाने की कोशिश करेगा तो इससे क्या दूसरे वर्ग को ज़्यादा नुकसान होगा। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए हमारे पास ज़्यादा कुछ नहीं है। उसके अनुसार विश्व स्तर पर संसाधन ह्रास के लिए लालची और स्वार्थी व्यक्ति आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषणात्मक प्रवृत्ति क्या है, जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि विकसित देश क्या करते हैं, विकासशील देशों के अंदर अपनी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं या अपने उद्योग लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि विकासशील देशों में उद्योग लगाना विकसित देशों की तुलना में ज़्यादा आसान है। अगर कोई प्राकृतिक घटना भी घटती है तो फिर भी उस क्लेम से वहाँ विकासशील देशों में वो क्या है, बच जाते हैं, लेकिन विकसित देशों में ऐसा नहीं है। आगे क्या कहता है देखो, वे अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध और इसके स्थान पर अधिक जनसमुदाय द्वारा उत्पादन के पक्षधर थे। जैसे आपको यहाँ दिखागा, अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में हुई थी, क्लब ऑफ रोम के द्वारा की गई थी 1968 के दौरान। तत्पश्चात 1974 में सुमर ने अपनी पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में इस विषय पर गांधी जी के एक दर्शन की एक बार फिर से पुनरावृत्ति की थी। फिर है आपका बर्टलैंड कमीशन, जो आपका 1987 के दौरान हुआ था, जो नॉर्वे की प्रधानमंत्री थी गरो हरलेम बर्टलैंड। ये एक लेडीज थी भाई, जिन्होंने आपके वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट के तहत पर्यावरण और विकास विश्व आयोग क्या था वहाँ उस समय स्थापित किया गया था। जो आपका ये था ये 1983 के दौरान क्या था आपका स्थापित किया गया था, WCED वर्ल्ड कमीशन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। इस रिपोर्ट में उन्होंने किसकी बात की गई थी, अवर कॉमन फ्यूचर, हमारा साझा भविष्य कैसा होगा। इसी के तहत आपका सतत पोषणीय विकास का जो कॉन्सेप्ट था वो दिया गया था। इसको बर्टलैंड कमीशन या अवर कॉमन फ्यूचर के नाम से भी इस रिपोर्ट को जाना जाता है। और इसी संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण योगदान रियो डी जेनेरियो ब्राजील में 1992 में आयोजित पृथ्वी के सम्मेलन द्वारा भी किया गया था। उसके बाद देखो भू संसाधन की हम बात करते हैं। भू क्या आपकी अर्थ या धरती, भी वहाँ पर क्या देखो कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं कि जहाँ पर जो संसाधनों को ज़्यादा विकसित हो चुके हैं, लेकिन कुछ क्षेत्र क्या हैं आज भी वो ज़्यादा विकसित नहीं हो पाए हैं। आर्थिक क्रियाकलापों की बात आती है, जैसे मनुष्य प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप, चतुर्थक और पंचम क्रियाकलापों के अनुसार अपना अपना कार्य करते हैं। अतः भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मनुष्य जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन, संरचना व्यवस्था भूमि पर ही क्या है आधारित हैं। परंतु भूमि ये क्या है, सीमित संसाधन है। जो इसकी मात्रा भूमि की वो निश्चित है, अनिश्चित नहीं है। इसलिए हमें कोई भी विकास करना है तो हमें सोच समझ कर करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो कोई हम इंडस्ट्रीज का या कोई उद्योग लगा रहे हैं, वो हमें ऐसे इलाके में लगाना चाहिए जहाँ पर जो पॉपुलेशन का केंद्र कम हो, या हो सकता है जो ऐसी ज़मीन पर लगाए जो फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं है या और रासायनिक पदार्थ हैं जिससे वो क्या है नदी के जल में ना जाए, और न ही उससे जो आसपास की जो एग्रीकल्चर लैंड है वो क्या है प्रभावित हो। इसमें क्या कहा गया देखो, अगर भारत के अंदर देखा जाए तो मुख्य आकार जो आकृतियाँ हैं पर्वत, पठार और मैदान पाए जाते हैं। अगर इसके क्षेत्र की बात करें तो भारत के अंदर 43% भाग पर क्या है आपके मैदान हैं, पर्वत क्या है 30% भाग पर हैं, और आपके पठार क्या हैं 27% भाग पर आपके क्या पाए जाते हैं पठार पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में खनिज, ईंधन और वनों का भी अपार संचय कोष है।
जैसे एक डायग्राम दिखाया गया है आपको मुख्य भू आकृतियों के अंतर्गत जो अक्षेत्र है ये आपका मैदान के अंदर दिखाया गया है, फिर आपका पर्वतों और पठार के अंदर ये क्या है आपका दिखाया गया है। फिर एक डायग्राम के अनुसार दिखाया गया भाई किस भूमि का किस प्रकार प्रयोग किया जा रहा है, या वन है जो आपकी बंजर या कृषि योग्य है भूमि उसका कितना प्रतिशत, गैर कृषि प्रयोजनों के अंतर्गत कितना हमारा क्षेत्र आता है, स्थायी चारागाह और अन्य गोचर भूमि, ये सब दिखाया गया। इसका प्रयोग दिखाया गया भाई उपयोग हम किस प्रकार कर रहे हैं। वन, सबसे पहले बात किसकी आती है, वनों की बात आती है। अगर वनों की बात देखी जाए तो 1952 के अंदर जो आपकी वन नीति थी उसके अनुसार ये कहा गया था कि भारत के अंदर जो 33% क्षेत्र है वो किस पर क्या होने चाहिए, वन होने आवश्यक हैं। लेकिन अगर वर्तमान में भी देखा जाए तो ये डेटा इस 33% को के करीब नहीं पहुंच पाया। अगर वर्तमान की बात करें तो ये 25% के करीब है, या एग्जैक्ट देखें तो 24 पॉइंट समथिंग या 56% के करीब है। फिर भी ये इतना अच्छा नहीं है। फिर बात आती है आपकी प्रतिभूमि में, जो आप क्या प्रतिभूमि क्या है जो कुछ समय के लिए क्या है खाली छोड़ दी गई है या जिस पर कृषि नहीं की जा रही है। फिर है कृषि योग्य बंजर भूमि जहाँ 5 से अधिक वर्षों से खेती ना की गई हो, वो कृषि भूमि किसके अंदर आती है, बंजर भूमि के अंदर आती है। प्रतिभूमि वर्तमान में जहाँ कृषि वर्ष या उससे कम समय में खेती ना की गई हो, वह प्रतिभूमि क्या जहाँ पर 1 वर्ष से कम समय में वहाँ पर खेती ना की गई हो। आगे बात आती है पुरातन या अन्य भूमि की बात, जिसमें 1 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम वहाँ पर खेती ना की गई हो। फिर बात आती है शुद्ध बोया गया क्षेत्र क्या आपका NSA नेट सोन एरिया क्या है, वो भूमि जिस पर फसल उगाई और काटी जाती है उसको किसका नाम दिया गया है, आपका शुद्ध बोया गया क्षेत्र का नाम दिया गया है। एक कृषि वर्ष में 1 बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र में क्या है जोड़ दिया जाता है। भी 1 वर्ष कृषि के दौरान जो आपका क्षेत्र है जो फसल पैदा की गई उसके अंदर उसको जोड़ दिया जाता है। ये क्रॉपिंग इंटेंसिटी निकालने का एक फॉर्मूला है जिसमें आपका नेट सोन एरिया और 1 मिनट, क्रॉपिंग इंटेंसिटी निकालने का फार्मूला है नेट सोन एरिया बटे ग्रोस क्रॉप्ड एरिया मल्टीप्लाई 100, इसमें ये दिखाया जाता है। आगे बात आती है भारत में भू उपयोग प्रारूप। भाई भारत के अंदर जो भूमि का उपयोग हो किस प्रकार से दिखाया गया है उसके बारे में हम बात करते हैं। भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों भौतिक तत्व जैसे आपकी वहाँ की किसी भी स्थान का भू आकृतिक जलवायु मृदा मानवीय कारक कैसे, ये सब एक दूसरे से संबंधित हैं। फिर बात आती है भी भारत का जो भौगोलिक क्षेत्रफल वो कितना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, परंतु इसके 93% भूभाग के ही आंकड़े क्या हैं उपलब्ध। जो पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र वहाँ के आंकड़े हमारे पास उपलब्ध नहीं है। क्यों, जो आपका POK पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का एरिया है उसके हमारे पास एक्चुअल डेटा नहीं है। आगे क्या दिखाया गया है देखो, जैसे वन नीति थी आपकी 1952 में बताया गया था इसके बारे में 33% क्षेत्र पर वन होने चाहिए, लेकिन वर्तमान में भी ऐसा नहीं है। कुछ ही सा हमारी कृषि योग्य भूमि है तो कुछ हमारी बंजर भूमि में है लगा हुआ, या कुछ ऐसा भी है जो गैर कृषि कार्यों के दौरान उसका प्रयोग किया जा रहा है। फिर बात आती है भूमि निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय की बात आती है। इसके अंदर देखो जो भूमि का उपयोग है हमारे पूर्वज क्या है, पूर्वजों से ही होता आ रहा है। क्यों, जो आपकी ज़मीन है भावी पीढ़ी दर आने वाली जनरेशन को सौंप दी जाती है। जो हमारा भोजन कपड़ा मकान की मूलभूत आवश्यकता हमारी 95% किससे प्राप्त होती हैं, भूमि से ही प्राप्त होती हैं। फिर भी इस भूमि को ज़्यादातर क्षेत्रों में निम्नीकरण हो रहा है। अगर वर्तमान समय में भारत में 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है, इसमें से 28% भूमि
निम्नीकृत किसके अंतर्गत है? वनों के अंदर निम्नीकरण हो रहा है। और जो आपका 56% क्षेत्र है वो किसके द्वारा आपर्दित है? जल के द्वारा आपर्दित है। और लवणीय व क्षारीय के द्वारा 6% आपका क्षेत्र क्या है? इससे प्रभावित है। और जो आपका 10% क्षेत्र है वो आपका वायु द्वारा अपर्दित होता है। दोबारा देखें, जल द्वारा अपर्दित क्षेत्रफल कितना आपका? 56%। और वनों द्वारा कितना अपर्दित है या निम्नीकृत हो रहा है? बंजर भूमि का 28%। और लवणीय और अक्षारीय के दौरान कितना? 6%। और वायु के द्वारा कितना अपर्दित हो रहा है? 10% क्षेत्र निम्नीकरण हो रहा है। खनन के दौरान जो आपके कार्य किए जाते हैं उनके कारण भी क्या आपका भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। जो स्थानांतरित कृषि थी, जिसे काटो और जलाव की कृषि भी कहा जाता था, उसके कारण भी भूमि का मृदा निम्नीकरण हो रहा। वनोन्मूलन के कारण, अतिचारण और खनन के कारण ये सब क्या है? इसमें मुख्य भूमिका निभाते हैं। जैसे खनन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा जैसों में राज्यों में वनोन्मूलन या वनों की लगातार कटाई के कारण भूमि निम्नीकरण का कारण बना हुआ है। जबकि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। और जबकि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर अत्यधिक सिंचाई क्या है? भूमि निम्नीकरण का कारण बना हुआ है। अति सिंचन में उत्पन्न जल क्रांता भूमि निम्नीकरण का कारण है। जल क्रांता का क्षेत्र क्या है? भूमि में लगातार वहाँ पर जल खड़े होने की, वाटर लॉगिंग एरिया को ये सब कहा गया, जहाँ पर जल हमेशा खड़ा रहता है। जो जल है ज़मीन के अंदर न जाकर वहीं गहराई में न जाकर उसके ऊपर ही स्थित रहता है, जिसके कारण मृदा के अंदर क्या है? लवणता और क्षारीयता की मात्रा बढ़ गई है। खनिज प्रक्रिया, सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर को पीसना और मृदा बर्तन उद्योगों में चूने, खड़िया मृदा जोड़, शैल खड़ी के प्रयोग से बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल में धूल कणों की प्राप्ति होती है। जब इनकी परत भूमि पर जम जाती है तो मृदा में जल सोखने की प्रक्रिया या जो मृदा के अंदर जल को सोखने की या शोषण करने की जो क्षमता होती है वो भी क्या है? एक समय में रुक जाती है। देशों के विभिन्न उद्योगों से निकलने वाला जो आपका मल पदार्थ है वो भी पीने योग्य जो आपकी नहर, नदियों के तालाबों में क्या है? छोड़ दिया जाता है। जो कृषि कार्यों के लिए जिनका प्रयोग किया जा रहा है वो जल भी उसी के अंदर सम्मिलित हो रहा है। भूमि निम्नीकरण की समस्या सुलझाने कई और तरीके भी हैं। जैसे वनारोपण, हमें अत्यधिक पेड़ लगाने चाहिए। चारागाहों का उचित प्रबंधन किया जाना चाहिए। जो आपका डेजर्ट एरिया है, हमें पेड़ों को एक कतार के अंदर लगाया जाना चाहिए, ताकि जब वायु आए तो उनका अपरदन कम से कम हो। क्यों? क्योंकि पेड़ों की जड़ क्या है? मिट्टी को सोखे रखती है। पशुचारण पर नियंत्रण करना चाहिए। रेतीले टीलों पर कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर भी हम उनको स्थिर बनाने की प्रक्रिया में रोक सकते हैं। भूमि कटाव की रोकथाम शुष्क क्षेत्रों में की जा सकती है। बंजर भूमि के उचित प्रबंधन, खनन नियंत्रण, औद्योगिक जल को परिष्करण करने के पश्चात विसर्जित करके भूमि प्रदूषण को क्या है? कम किया जा सकता है। ये कुछ उपाय थे जो आपको भूमि निम्नीकरण से संरक्षण करने में हमारी मदद करेंगी। बात आती है फिर मृदा संसाधन की। सबसे पहले बात आती है यहाँ पर मृदा संसाधन। भाई मृदा किसे कहते हैं? पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत को क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत को क्या कहा जाता है? मृदा कहा जाता है। यह पौधे के विकास के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती है, क्योंकि इसमें क्या है? पोषण, यह विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। मृदा एक जीवांत तंत्र है। कुछ सेंटीमीटर मृदा बनने में क्या हजारों लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। मृदा बनाने की प्रक्रिया में ऊंचावच, जनक सेल, जलवायु, वनस्पति और अन्य जैव पदार्थ समय मुख्य कारक भूमिका निभाते हैं। भाई ये जो फैक्टर हैं ये क्या है? मृदा को प्रभावित करते हैं कि इस स्थान का रिलीफ स्ट्रक्चर, ऊंचावच कैसा है, जनक सेल, वहाँ की पैतृक चट्टान कैसी है जिससे आपका मृदा का जन्म हुआ है, वहाँ की जलवायु कैसी है, और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है या शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, या आपका पोलर रीजन है, यह आपका ध्रुवीय प्रदेश है। ठीक है,
और वहाँ पर उसको मृदा को बनने में कितना समय लगा है। जो मृदा की परिच्छेदिका है इसको प्रभावित करने वाला मुख्य कारक क्या है आपका, समय। जैसे अगर हम ज़मीन के अंदर खुदाई करते हैं तो हमें पहले ऊपरी स्तर की मृदा मिलेगी, फिर उसके बाद कुछ हिस्सा बालू गाद सिल्ट और मृत्तिका क्ले का हमें वहाँ पर मिलेगा। उसके बाद अधस्तरीय अपक्षित आधारी चट्टानें मिलेंगी, उस लास्ट में पक्षय रहित आधारी चट्टानें जो पैतृक चट्टान जिससे उसका निर्माण हुआ है। ये क्या मृदा परिच्छेदिका या मृदा प्रोफाइल है, इस तरह से मृदा का निर्माण हुआ है, इसके दौरान उसको दिखाया गया है। फिर बात आती है प्रकृति के अनेक तत्वों जैसे तापमान, जो इसके और फैक्टर हैं, तापमान, बहते जल की क्रिया, पवन, हिम नदी अपघटन क्रियाएं भी मृदा निर्माण बनाने की प्रक्रिया में योगदान देती हैं। भाई तापमान कैसा वहाँ पर, या बहते जल की क्रिया, जो नदियों से जब नदियाँ चलती हैं अपने साथ अपरदन की जो प्रक्रिया अपनाती हैं उसको साथ में बहा कर ले जाती है, अपने साथ लाए गए कणों को किसी एक क्षेत्र पर निक्षेपित करती है, वहाँ पर नई मृदा का निर्माण करती हैं। जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र के अंदर दौरान देखा जाए तो आपको वहाँ पर खादर और बांगर का जो क्षेत्र देखने को मिलेगा। भाई खादर का क्या है, जहाँ पर प्रत्येक वर्ष नदियों का जो नवीन जलोढ़ मिट्टी के कण है एक क्षेत्र में उनकी क्या है निक्षेपित कर दिया जाता है। और बांगर के अंदर क्या है, जहाँ पर नदी के द्वारा लाए गए मेन कणों का निक्षेपों का वहाँ पर जमाव नहीं होता। मृदा में होने वाले रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी महत्व हैं। मृदा जैव हुमस या अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है, ये इसका बताया गया। भाई आपको चित्र जो 1.6 दिखाया गया है। आगे क्या कहता है, मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्वों में उसकी गहराई, गठन, आयु, रासायनिक भौतिक गुणों के आधार पर भी मृदा को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। अभी मृदा का वर्गीकरण है। सबसे पहले एक बात मैं आपको यहाँ बता दूं, जो मृदा शब्द है उसकी उत्पत्ति किससे हुई है, लैटिन भाषा के शब्द है। मृदा की उत्पत्ति किससे हुई है, लैटिन भाषा का शब्द है से इसकी लैटिन भाषा का शब्द कौन क्या है, सोलम से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ क्या है, फरस या फ्लोर। अब बात करते हैं हम मृदा के वर्गीकरण की। भाई भारत में अनेक प्रकार के ऊंचावच भू आकृतियाँ जलवायु वनस्पतियाँ पाई जाती है। इसके कारण अनेक प्रकार की मृदाएं क्या हैं विकसित हुई हैं। अगर बात करें हम ICAR इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च ने जो 1986 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारतीय मृदा है उसको कितने भागों में बांटा गया, उसको मुख्य 8 भागों में बांटा गया और 27 गौण प्रकार की मृदाएं क्या भारत के अंदर पाई जाती हैं। जो 8 प्रकार की मृदा हैं, पहली क्या आपकी जलोढ़, सेकंड क्या है लाल मृदा, तीसरी क्या आपकी काली, पहली जो थी आपकी जलोढ़ थी, सेकंड पे लाल थी, थर्ड पे काली थी, उसके बाद 4th नंबर पर आपकी क्या थी लेटेराइट। कौन सी मृदा थी आपकी, लेटेराइट मृदा थी। और उसके बाद 5वें नंबर पर आपकी क्या है मरुस्थलीय मृदा, और 6th नंबर पर आपकी क्या आएगी पर्वतीय मृदा, और 7वें नंबर पर क्या आएगी आपकी पीट व दलदली मृदा, और 8वें नंबर पर जो आपका 8वां लास्ट है वो क्या आपका लवणीय व अक्षारीय मृदा। फिर भी यहाँ 6 प्रकार के दिखाए गए हैं। जैसे आगे हम मैप में देखते हैं। देखो पहले हम मैप के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखो जैसे आपको इंडेक्स में दिखाया गया है, ये पूरा भारत दिखाया गया है यहाँ से यहाँ तक। ये देखो इसका अक्षांशीय विस्तार, उधर आपका देशांतरीय विस्तार दिया गया है। अगर हम पर्वत और वन की मृदा के बारे में बात करें, जो आपका ये बेल्ट है नर्दर्न बेल्ट है, नर्दर्न हिमालय का जो क्षेत्र है आपका, यहाँ पर क्या है पर्वतीय और वन मृदा देखने को मिलती है। जो आपका जम्मू कश्मीर का इलाका है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और आपका हिस्सा सिक्किम और कुछ हिस्सा आपको अरुणाचल प्रदेश का दिखाया गया है। बात करते हैं हम जलोढ़ मृदा की, जो आपका नर्दर्न प्लेन है, जो आपका पंजाब से लेकर असम तक फैला हुआ है, 2400 किलोमीटर क्षेत्र के अंदर फैला हुआ है। वहाँ पर
जलोढ़ मृदा का प्रभाव या निक्षेपण हमें ज़्यादा देखने को मिला। कुछ हिस्सा आपका इसका राजस्थान और कुछ हिस्सा इसका आपको इसमें गुजरात का भी मिलेगा, और कुछ आपका जो पूर्वी तटीय भाग है वहाँ पर भी हमें इसको देखने को मिलता है। फिर बात आती है लाल व पीली मृदा की बात आती है। लाल व पीली मृदा हम कुछ सेंट्रल पार्ट जहाँ आपका छत्तीसगढ़, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कुछ हिस्सा आपका एमपी का और कुछ हिस्सा आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और आपका कुछ हिस्सा केरल में हमें देखने को मिलते हैं। जो आपके नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट हैं, आपके अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सब हिस्सों में हमें ऐसी मृदा देखने को मिलती है। बात आती है फिर काली मृदा की। काली मृदा के बारे में कि क्या कहता है, जो आपका गुजरात का हिस्सा है, गुजरात का हिस्सा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के हिस्सों में सबसे ज़्यादा इसका क्या है यहाँ पर है विस्तार है। और कुछ हिस्सा जो आपका दक्कन प्लेट्यू है, पठार है, उसके अंदर भी यह दिखाया गया है। फिर बात आती है आपकी लेटेराइट मृदा की बात आती है। लेटेराइट के अंदर जो आपका ये क्षेत्र है, देखो ये वाला जो क्षेत्र है, कुछ हिस्सा आपका पश्चिम बंगाल का लगता है, कुछ हिस्सा आपका यहाँ पर उड़ीसा का, यहाँ पर आपको जो लेटेराइट मिट्टी देखने को मिलती है। फिर आपका ये जो पश्चिमी तटीय मैदान का जो क्षेत्र है, यहाँ पर हमें देखने को मिलती है आपकी लेटेराइट मृदा। फिर बात आती है शुष्क मृदा की। जो हिस्सा आपका राजस्थान का क्षेत्र है, वहाँ ये हमें देखने को सबसे ज़्यादा मिलती हैं। अब कंटिन्यू अब इनके बारे में बात करते हैं भी किस क्षेत्र में क्या मृदा है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले आपकी मृदा क्या आती है, जलोढ़ मृदा, उसके बारे में देखो क्या क्या कहता है ये। यह मृदा का क्या है, विस्तृत रूप है। और जलोढ़ मृदा देखें तो भारत के अंदर ये क्या है 43.4% भूभाग के क्षेत्र पर क्या है ये फैली हुई है। आपका उत्तरी मैदान के अंदर बताया गया था, जो आपका सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है, वहाँ से यहाँ इसका सबसे ज़्यादा केंद्र देखने को मिलता है। और एक संकरे गलियारे के द्वारा यह मृदा राजस्थान और गुजरात तक भी फैली हुई है। कुछ हिस्सा आपका पूर्वी तटीय मैदान है, जैसे आपका जो नदियों का क्षेत्र है, जिसमें आपकी महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जो नदी हैं, कुछ महानदी आपकी उड़ीसा, गोदावरी महाराष्ट्र नासिक से निकलती है, कृष्णा, कावेरी तमिलनाडु के अंदर आपको ये देखने को मिले। वहाँ पर भी आपका मुख्य इस चीज़ का क्षेत्र दिखाया गया है, आपका जलोढ़ मृदा का क्षेत्र दिखाया गया है। जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट, कले के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। हम नदी के मुहाने घाटी में ऊपर की ओर जाते हैं तो मृदा के कणों का आकार क्या है वो बढ़ता जाता है। फिर बात आती है भाई ऐसी मृदा पर्वतों तलहटी में बने मैदान जैसे द्वार चो क्षेत्र के में तराई के आमतौर पर पाई जाती है। जो सिवा हिमालय के क्षेत्र में जो आपका तराई 8 से 16 किलोमीटर की जो चौड़ी पट्टी है, उसके अंदर जो आपका तराई का क्षेत्र है, वहाँ पर भी आपको इसके निक्षेपण देखने को मिलेंगे। फिर बात आती है आपके कणों के आधार या घटकों के अलावा मृदा की पहचान उसकी आयु से भी होती है। आयु के आधार पर इसको क्या है 2 भागों में बांटा गया है, पुराना जलोढ़ और नया जलोढ़, बांगर या खादर। बांगर और खादर क्या है, जहाँ पर नदियों द्वारा लाए गए महीन कण एक किसी क्षेत्र में लगातार वहाँ पर जमा किए जाते हैं। और बांगर का क्षेत्र वो जहाँ नदियों द्वारा लाए गए बाढ़ के कण वहाँ पर निक्षेपित नहीं होते या वहाँ पर जमा नहीं होते। यह मृदा क्या है सबसे अधिक बहुत उपजाऊ है। अधिकतर जलोढ़ मृदा पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती है। इसकी क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स है। फिर इसके अंदर हम कौन सी फसल पैदा कर सकते हैं, इसके अंदर गन्ना, चावल, गेहूँ, अन्य अनाज भी दलहन की फसलें क्या है इसके अंदर पैदा की जा सकती है। जहाँ पर आपकी जलोढ़ मृदा देखने को मिलेगी वहीं पर हमें जनसंख्या के अंदर क्या है अधिक देखने को मिलेगा। सूखे क्षेत्रों की मृदा भी अधिक सारी हैं। इन मृदाओं का सही उपचार सिंचाई करके इनकी पैदावार क्या है बढ़ाई जा सकती है। फिर बात आती है आपकी सेकंड नंबर पर जो दे रखी है वो क्या है काली मृदा। जो काली मृदा का क्षेत्र है भारत के अंदर वो क्या है 15.2% भूभाग पर फैली हुई है, आप उसके अंदर पाई जाती है। देखो इसको आगे क्या कहा जाता है इसके अंदर।
काली मृदा का रंग भी क्या है, रंग काला होगा और इसको रेगर के नाम से भी जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय रूप से उष्णकटिबंधीय सर्जोनम भी कहा जाता है। काली मृदा को अंतर्राष्ट्रीय रूप से उष्णकटिबंधीय चरनोजम उष्णकटिबंधीय चरनोजम भी कहा जाता है। और यूपी में इसी काली मृदा को किसके नाम की संज्ञा दी है, करेल के नाम की संज्ञा भी दी गई है। यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर काली मृदा को किसके नाम से जाना जाता है, करेल के नाम से जाना जाता है। और यह जो मिट्टी है भाई ये सबसे अधिक किसके लिए उपयोगी होती है, कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी होती है। क्यों, यह माना जाता है जलवायु और जनक शैलों ने काली मृदा के बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस प्रकार की मृदाएं दक्कन पठार जो बेसाल्ट क्षेत्र के ऊपरी पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं। जो दक्कन का पठार आपका महाराष्ट्र, कर्नाटक, कुछ हिस्सा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के अंदर फैला हुआ है। और ये लावा जनक शैलों से बनी है। ये मृदाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, गुजरात, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठारों पर पाई जाती हैं। और इनके दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी, कृष्णा नदियों की घाटियों तक ये क्या है, फैली हुई ही है। आपकी ब्लैक मृदा जो इसके क्षेत्र थे महाराष्ट्र था, सौराष्ट्र, गुजरात के अंदर, या गुजरात, मालवा का पठार या मालवा प्रदेश और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर इसका विस्तार पाया जाता है। आगे क्या कहता है भाई, जो इसके कणों का आकार है वो बिल्कुल क्या है, महीन है, बिल्कुल छोटा है। और इसमें जो नमी धारण करने की आवश्यकता वो क्या है, सबसे अधिक है। इसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से भी है परिपूर्ण है। इसमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है। गर्म और शुष्क मौसम के दौरान इसमें क्या दरारें पड़ जाती हैं, इसलिए और गीले होने पर यह मृदा क्या चिपचिपी हो जाती है। इसी कारण इसको सवता जुताई वाली मृदा का नाम भी किसको दिया गया है, ब्लैक सोयल को। क्यों, सूखा पड़ने पर इसके अंदर क्या है, दरारें पैदा हो जाती हैं और गिल्ली होने पर यह क्या चिपचिपाहट हो जाती है, जिसके कारण इसके अंदर सवता अपने आप जुताई की जा सकती है। इसलिए इसको किसका नाम दिया गया है, सवता जुताई वाली मृदा का नाम भी दिया गया है। इसलिए इसकी जुताई मानसून प्रारंभ से होने से पहले ही बौछारों से ही शुरू कर दी जाती है। बात आती है उसके बाद आपकी लाल व पीली मृदा की। जो लाल मृदा है वो आपके भारत के अंदर इस जो इसका क्षेत्र है 18.6% के भूभाग पर फैली है। सबसे ज़्यादा जलोढ़ है, उसके बाद आपकी लाल है, उसके बाद ब्लैक है। लाल मृदा के बारे में देखो, यह दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी भागों में रवेदार जो आपकी आग्नेय चट्टानें हैं, जो लावा के कारण बनी है आपकी आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित होती हैं। लाल व पीली मृदाएं जो इसका क्षेत्र है को कहाँ पाई जाती हैं आपकी, ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान और दक्षिणी छोर पर पाई जाती है। इन मृदाओं में लाल रंग रवेदार आग्नेय या रूपांतरित चट्टानों लो धातु के प्रसार के कारण है। यानी कि इसका लाल रंग क्यों पाया जाता है, इसमें लोह के ऑक्साइड की उपस्थिति होने के कारण इसका रंग क्या है, लाल पाया जाता है। और यह स्वभाव से क्या होती है, अम्लीय होती है। और इसमें जो मुख्य फसलें आपकी तंबाकू, बाजरा और तीसी, दलहन और गेहूं की खेती लाल मिट्टी के अंदर की जाती है। फिर बात आती है आपकी लेटेराइट मृदा। जो लेटेराइट मृदा आपकी वो क्या है, 3.7% क्षेत्र के ऊपर फैली हुई है। लेटेराइट मृदा 3.7% क्षेत्र के ऊपर फैली हुई है। ये ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से बना है, जिसका अर्थ क्या है, ईट। लेटेराइट मृदा उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है, जहाँ पर भारी वर्षा से अत्यधिक नीलाच्छन या लीचिंग का परिणाम है। जहाँ पर अत्यधिक बारिश होगी, ढाल होगी, वहाँ पर किस मृदा का जन्म होगा, आपकी लेटेराइट मृदा का जन्म होगा। इस मृदा में हुमस की मात्रा कम पाई जाती है, क्योंकि अधिक तापमान के कारण यहाँ जैविक पदार्थों को अपघटित करने वाले बैक्टीरिया क्या इसके अंदर नष्ट हो जाते हैं। लेटेराइट मृदा पर अधिक मात्रा में खाद और रासायनिक का प्रयोग करके ही और उर्वरक डालकर हम इसको क्या है, किसी उत्पादन के योग्य बना सकते हैं। ये मृदाएं आपकी मुख्य तौर से
जो इसका क्षेत्र है किन किन राज्यों के अंदर पाई जाती हैं? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। और इस मृदा संरक्षण के उचित तकनीक का प्रयोग करके इसी के अंदर आपकी लेटेराइट मिट्टी के अंदर ही कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय और कॉफ़ी उगाई जाती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लेटेराइट मृदाएं काजू की फसल के भी लिए भी क्या आपकी अत्यधिक उपयोगी है। इसमें देखी जाए तो आपकी मुख्य फसल चाय, कॉफ़ी और काजू की कृषि इसके अंदर की जाती है लेटेराइट मृदा के अंदर। फिर बात आती है आपकी मरुस्थलीय मृदा की बात आती है। ये जो आपके एक क्षेत्र थे जो स्टेट बताई थी ये सब आपकी इसके अंदर हैं। फिर बात आती है आपकी मरुस्थलीय मृदा। इसका रंग लाल और भूरा होता है। ये मृदा आमतौर पर रेतीली और क्या है लवणीय होती है। इन क्षेत्रों में नमक की मात्रा भी अधिक होती है। मरुस्थलीय मृदा आपको सबसे ज़्यादा विस्तार इसका कहा राजस्थान के क्षेत्रों में देखने को मिलता है। यहाँ उच्च तापमान के और शुष्क जलवायु के कारण ऐसा होता है। क्यों? जहाँ पर अत्यधिक तापमान होगा वहाँ पर जो आपका इवोपरेशन या वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया वो अत्यधिक तेज ही होगी। मृदाओं में हुमस और नमी की मात्रा कम होती है। मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती जाती है और नीचे की परतों में चूने की सतह पाई जाती है, जिसके कारण मृदा में अंतःसंपदन इन्फिल्ट्रेशन बंद हो जाता है। क्यों? जो आपकी ज़मीन है, जो पोस्चर होते हैं, जो दरारें होती हैं, उसके कारण अवरुद्ध होने के कारण जो जल है वो नीचे नहीं अर्थ के अंदर या भूमि के अंदर नहीं जा पाता। इस मृदा को सही तरीके से संचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है, जैसे कि पश्चिमी राजस्थान के अंदर हो रहा है। इस मृदा के अंदर मुख्यतः आपकी क्या कौन सी फसलें उगाई जा सकती हैं? जो मोटी फसलें हैं आपकी ज्वार, बाजरा, मोटे अनाज और सरसों की फसल इसके अंदर क्या है उगाई जाती हैं। फिर बात आती है आपकी वन मृदा की बात आती है। वन मृदा को आपकी पर्वतीय मृदा भी कहा जाता है। यह आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर पाई जाती है। इन मृदाओं में गठन पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। नदी घाटियों में मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती हैं और ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कणों का होता है। हिमालय की मात्स्यित क्षेत्रों में इन मृदाओं का बहुत अपर्दन होता है। क्यों अपर्दन क्या है आपका? जब मिट्टी के बहाव कण जब वायु द्वारा जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने साथ बहाकर दूसरे स्थान पर वायु या जल उनको जमा कर देती हैं तो उसके किसका नाम दिया गया है? अपर्दन का नाम दिया गया है। उसके बाद बात आती है आपकी इन घाटियों निचले क्षेत्र में विशेषकर नदी, सोपान और जलोढ़ खादियों में मृदाएं उपजाऊ होती हैं। इसका सबसे अधिक विस्तार आपको कहाँ मिलेगा? जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश के अंदर हमें देखने को मिलता है। और इसके अंदर जो फसल है वो क्या आपकी सेब, नाशपाती और आलूचा हमें देखने को मिलती हैं। आलूचा। फिर बात आती है अभी मृदा अपर्दन और संरक्षण की बात आती है। क्या कहता है देखो, मृदा अपर्दन क्या है भैया आपका? मिट्टी के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को किसका नाम दिया गया? मृदा अपर्दन का नाम दिया गया है। क्यों? नदी के जल के द्वारा या वायु के द्वारा, मान लो ये नदी है और जो इसका जल है वो अपने साथ में हिंदकण और जो आसपास के जो क्षेत्र हैं जो तटीय हैं इसकी क्षेत्र हैं जहाँ पर इसकी जो सीमा लगी हुई है उनसे भी ये क्या जल अपने साथ इनको अपर्दित करते हुए अपने साथ आगे बहाकर ले जाता है। और जिसी तरह वायु, मान लो मरुस्थल का जो क्षेत्र है जहाँ पर हवा चल रही है, कण यहाँ से एक स्थान से उठकर दूसरे स्थान पर क्या आपके निक्षेपित हो जाते हैं। ये सब क्या आपका मृदा अपर्दन का कारण है। मृदा के बनने और अपर्दन की प्रक्रिया आमतौर पर साथ साथ चलती हैं और दोनों में भी क्या होता संतुलन होता है। परंतु मानवीय क्रिया जैसे वनोन्मूलन, अत्यधिक पशुचारण के कारण, खनन के कारण भी मृदा अपर्दन होता है। ये देखिए आप मृदा अपर्दन आप इस पिक में आप देख सकते हैं। बहता जल मृत्तिकाएं मृदा को काटते हुए वाहिकाएं हैं जिन्हें अवनलिकाएं कहा जाता है। इनके द्वारा भी आपका क्या है अपर्दन होता है। ये दरार इस तरीके से ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं रहती जिसको बेडलैंड टोफो कहा गया। चंबल मध्य प्रदेश के अंदर आपको ऐसा क्षेत्र देखने को मिलेगा। चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को खड्डिया
अराइन कहा जाता है। कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र को ऊपरी मृदा जल के साथ बहा ली जाती है और इसे चादर अपरदन या सीट इरोजन भी कहा जाता है। मान लो आप भी इसको इस तरीके से समझ सकते हो। मान लो ये ढाल है, इसे जो पानी नीचे आ रहा है, जो इसका क्षेत्र पानी को ढके हुए आसपास को मृदा को इसको उठाकर नीचे क्षेपित कर देगा एक चादर के रूप में, इसलिए इसको किसका नाम दिया गया है, सीट इरोजन का नाम दिया गया है। पवनों द्वार मैदानों द्वारा ढालू क्षेत्र से मृदा को ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपरदन कहा जाता है। जब पवनों के द्वारा जो मिट्टी के एक स्थान से दूसरे स्थान पर के आपके निक्षेपित कर दिए जाते हैं, जमा कर दिए जाते हैं, उसको किसका नाम दिया गया, पवन अपरदन का नाम दिया। कृषि के गलत तरीकों से भी मृदा अपरदन होता है। गलत ढंग से हल चलाने जैसी डाल पर ऊपर से नीचे हल चलाने से भी वाहिकाएं बन जाती है, जिसके अंदर बहता पानी आसानी से मृदा का घटाव कर सकता है। डाल वाली भूमि जो आपके पहाड़ी प्रदेश हैं, वहाँ पर हमें कंटूर फार्मिंग की जानी चाहिए। इस तरीके से हमें वहाँ पर खेती करनी चाहिए, कंटूर फार्मिंग। इस तरीके से मान लो कोई ढाल है इस तरीके से, तो हमें उसकी इसके पैरेलल जुताई नहीं करनी चाहिए, हमें उसके इस तरीके से कंटूर बना कर, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं भाई, कंटूर फार्मिंग वहाँ पर आपकी की जानी चाहिए। जो साइड की पट्टी है ये क्या है, बहाव को रोकने का काम करेंगे, जिससे मिट्टी अपरदन नहीं होगा। डाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से डाल के साथ जल बहाव की गति घटती है। इसे क्या कहा गया है, समोच्च रेखीय जुताई, कंटूर प्लाउइंग कहा गया है। आगे देखिए, डाल वाली भूमि पर सोपान, सोपान का मतलब क्या है, सीढ़ी नुमा खेती की जानी चाहिए। मान लो कोई डाल है तो वहाँ पर हमें इस तरीके से खेती की जानी चाहिए, ताकि जो ऊपर फसल है उसका पानी उसकी जड़ों में ना रुक कर सीधा नीचे आता रहे। बड़े खेतों को पट्टियों में बांटा जाता है और फसलों के बीच में घास की पट्टियाँ उगाई जाती हैं। ये पवनों द्वारा प्रदत्त बल को क्या कमजोर करती हैं। इस तरीके की पट्टी को क्या कहा, स्ट्रिप फार्मिंग कहा जाता है। पेड़ों को कतारों में लगाकर रक्षक मेखला भी बनाने से पवनों की गति को कम किया जा सकता है। इस तरीके से हमें पेड़ वहाँ पर बना देने चाहिए, रक्षक मेखला, एक कतार में लाइन में पेड़ों को लगाना। इन रक्षक पट्टियों का पश्चिम भारत में रेत के टीलों के स्थानीकरण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारत के पर्यावरण की दिशा बताई गई है नीचे वाले उसमें, देखो इसमें क्या कहा है, सुखो माजरी गांव का एग्जाम्पल दिया गया आपको। सुखो माजरी गांव का है, ये हरियाणा के अंदर स्थित है। हरियाणा के अंदर अंबाला डिस्ट्रिक्ट के अंदर सुखो माजरी गांव स्थित है। और जबुआ का है मध्य प्रदेश के अंदर, MP मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। भूमि निम्नीकरण प्रक्रिया को पलटा जा सकता है। सुखो माजरी में वृक्ष घनत्व 1976 में कितना 13 प्रति हेक्टेयर था और 1992 में बढ़कर कितना 1275 प्रति हेक्टेयर हो गया था। सुखो माजरी गाँव कहाँ पर है आपका, अंबाला डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है। पर्यावरण के पुनर्जनन से अधिक संसाधन उपलब्धता, कृषि और पशुपालन के सुधार के परिणाम स्वरूप आमदनी बढ़ती है और समाज में आर्थिक समृद्धि भी आती है। सुखो माजरी में 1979 में और से 1984 के बीच परिवार की औसत वार्षिक आमदनी 10,000 से 15,000 रुपये थी, यानी कि जो उनकी आमदनी थी वो भी इंक्रीज या बढ़ गई थी। पर्यावरण की पुनर्स्थापना के लिए लोगों के द्वारा इसका प्रबंधन आवश्यक है। मध्य प्रदेश सरकार ने लोगों को स्वयं फैसला लेने का अधिकार दिया और प्रदेश के 29 लाख हेक्टेयर भूमि का भारत का लगभग 1% क्षेत्र जल विभाजक प्रबंधन द्वारा हरा भरा बना रहे हैं।